हेलो साथियों, नमस्कार। हो जाओ तैयार एक नए सेशन के लिए। मैं सुमित मिश्रा आप सभी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हो गया हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल उन्नति आईएएस पर। जैसा कि आप जानते हैं, ये पॉलिटी सेशन का हमारा अगला वीडियो है और यहाँ पर हम आज नागरिकता पर चर्चा कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, सभी के साथ इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, सभी को इस सेशन तक जोड़ लीजिए। फिर हम उसके बाद जो है इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो सेक्शन है वो हमारी नागरिकता पर है। नागरिकता का कॉन्सेप्ट हो जाता है किसी भी देश में रहने के लिए जो सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी उसे हम भारतीय नागरिकता कहेंगे। ओके, नागरिकता के साथ और भी चीजें आप जोड़ सकते हैं। कैसी नागरिकता है, एकल है या दोहरी है, भारतीय संविधान में किस भाग में इसके प्रावधान है, और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं और इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो आज का सेक्शन है वो है नागरिकता। क्या है? भारत में नागरिकता। तो भारत में नागरिकता का जो कंसर्न है वो आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, कौन सा है? भारतीय संविधान का भाग 2, और अनुच्छेद आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 11। क्या है? अनुच्छेद 5 से 11। और उसके संबंध में जो आप आर्टिकल 11 पढ़ेंगे वो आर्टिकल बताता है कि संसद नागरिक के संबंध में कानून बना सकती है, और उसके लिए सरकार ने या संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है और कुल 6 बार इसमें संशोधन भी कर रखा है। तो कैसी नागरिकता है भारत में, आपको ध्यान में रखना है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऐसी नागरिकता है बच्चों, एकल नागरिकता का प्रावधान है बच्चों। अनुच्छेद ऑलरेडी मेंशन है बच्चों, कौन सा? 5 से 11 है। ये प्रावधान हमने एडॉप्ट कहां से किए हैं? तो ये प्रावधान बच्चों हमने कहां से लिए हैं? ये प्रावधान बच्चों हमने ब्रिटेन से एडॉप्ट किए हैं, क्योंकि ब्रिटेन में बच्चों एकल नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है। वहीं अगर यूएसए वगैरह में देखेंगे वहां पर दोहरी नागरिकता आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अब यहां पर यह बात हो गई कितने प्रकार के लोग जो है सिटीजनशिप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो एक लोग हो जाएंगे जो बेसिकली भारत के प्रॉपर नागरिक हैं, और ऐसे लोग दूसरे कैटेगरी में आ जाएंगे जो भारत के मित्र देश के नागरिक हैं लेकिन कुछ शर्तों के साथ भारत में आ जा सकते हैं। और तीसरी कंडीशन में वो लोग आ जाएंगे जो भारत के शत्रु देश के नागरिक हैं। तो 3 कैटेगरी में हम नागरिकों को या सिटीजन्स को बांट सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? इंडियन सिटीजन्स, जैसे हम और आप हैं। तो पब्लिक से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। कंप्लीटली हम इंडिया के क्या हैं? मेंबर हैं, और हमको सभी प्रकार के नागरिक और राजनैतिक अधिकार मिले हुए हैं। सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं। जैसे हमको यहाँ के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, वगैरह वगैरह। सरकारी नौकरी की बातचीत कर ली जाए, ये सभी अधिकार आपको एक साथ शामिल कर दिए जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें विदेशी मित्र देश, मतलब हमारे देश के नागरिक तो नहीं है, विदेशी हैं, लेकिन वो हमारे मित्र देश के नागरिक हैं। ऐसी कंडीशन में कुछ शर्तों के साथ हमने इनको प्राथमिकता दे रखी है। जैसे उनको पूरे अधिकार तो नहीं प्राप्त है, लेकिन कुछ लिमिटेड राइट्स जो हैं हमने दे रखे हैं। फिर और वो लोग आ जाएंगे जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन वो हमारे मित्र देश के भी नागरिक नहीं है, मतलब विदेशी तो हैं लेकिन शत्रु देश के हैं। तो भैया इनको किसी प्रकार के अधिकार नहीं है, या आप बोल सकते हैं सबसे कम अधिकार हैं। तो शत्रु देश के नागरिक हैं, सबसे कम अधिकार हैं। जैसे अगर इनको गिरफ्तारी हो जाए या नजरबंदी हो जाए तो इनके खिलाफ इनको कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। शत्रु देश की बात करें तो पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा शत्रु देश है, आप बोल सकते हैं ऐसा।
है ना? तो वहां के अगर कोई व्यक्ति हैं तो उनको हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि हम उनको ज्यादा अधिकार या ज्यादा प्रकार के राइट्स उनको नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी बात हो रही है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो भाग 3 में लिखे गए कौन कौन से मूल अधिकार आपको दिए जा सकते हैं। तो एक तो है आपका कि भैया डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट 5 टर्म्स के खिलाफ है, आर्टिकल 15, है ना, जहां पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है। ये आर्टिकल 15 में है। 16 में है लोक नियोजन के अवसर में समानता, वो भी केवल नागरिकों को मिला हुआ है। 19 में टोटल आपको 7 आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे टोटल जो हैं, अभी वर्तमान में 6 हैं। इन 6 में बोलने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन, निवास का अधिकार, उसके बाद निवास के साथ साथ कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और कोई भी काम या उपजीविका अपनाने का अधिकार, ये 19 में है। ये भी केवल नागरिकों को मिला हुआ है। उसके साथ 29 और 30, तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये सारे अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। वही बात आपको यहां पर ध्यान में रख लेना है कि इतनी सारे प्रावधान आपको देखने को मिल जाएगा। और भी क्या है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इंडियन नागरिकों को क्या मिल जाएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार है और साथ में क्या है, वोटिंग राइट्स भी हैं। आप किसी भी संवैधानिक पद पर विराजमान हो सकते हैं, प्लस आपको मतदान करने का भी अधिकार है, किसी भी उच्च संवैधानिक पदों को धारण करने का अधिकार है। ये सारी चीजें आपको भारत के नागरिक, केवल नागरिक होने के नाते आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? इसके साथ अगर हम बात करें कि भारत में नागरिकता कैसी है, तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि भारत में अगर नागरिक की बात कर रहे हैं हम, तो एकल नागरिकता है। यह बात हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और भैया कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि जो अन्य कंट्री है हमारे पास, अन्य देशों में हमारे पास जो नागरिकता देखने को मिलेगी, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर दोहरी नागरिकताएं हैं। कैसी हैं? दोहरी नागरिकताएं हैं। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति और भी पदों पर विराजमान बन सकते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति भी अगर किसी भी तरह से, एक तरह की तरह मतलब है एक ही काम है, देशीकरण, देशीकरण के माध्यम से वो भारत की नागरिकता लेकर के राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों पर भी विराजमान हो सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब वो भारत के प्रॉपर नागरिक हो जाएं। 11 साल उन्हें, कुल 14 सालों में 11 साल रहना पड़ेगा और 1 साल लगातार रहना पड़ेगा। ध्यान में रखना है। कर्तव्य वगैरह आपको सभी देखने पड़ेंगे, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और सभी प्रकार का सम्मान आपको करना पड़ेगा। कुछ आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल कितने आर्टिकल हैं? 5 से लगा के 11 तक आर्टिकल है। मैं आपको एक बार में समझा दूंगा, कभी दोबारा डाउट होने वाला नहीं है। आर्टिकल 5 में ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है जो आजादी के समय भारत के ही नागरिक थे, उनको मूल रूप से नागरिकता दे दी गई है। और साथ में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ये पहले आएगा या पहले जाएगा। उसके लिए एक बेसिक सा लॉजिक आप रखेंगे याद, कि अगर हम घर में हैं तो पहले कोई हमारे पास आएगा, तभी वो दोबारा जाएगा। आर्टिकल 6 में कहते हैं, आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के प्रावधान। और आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाकर वापस आने वाले लोगों की नागरिकता के प्रावधान साथ में है। ठीक है, तो 5 हो गया जो मूल रूप से भारत में रहे उनकी नागरिकता, 6 हो गया जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता, और बच्चों 7 हो गया जो भारत से पाकिस्तान गए और वापस आए उनके संबंध में नागरिकता आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। 3 आर्टिकल जो बहुत ज्यादा जंबल करते हैं वो हो गए। अब ये सारे आसान हैं। 8वां क्या कहता है? भारत के बाहर, भाई एक तो हो गया कि वो हमारे घर में रह रहा है मूल रूप से, 5वां हो गया। 6वां हो गया जो भारत से में रह रहे थे लेकिन पाकिस्तान में रह रहे थे लेकिन भारत आ गए। 7वें नंबर पे हमने देखा जो भारत के नागरिक है वो पाकिस्तान चले गए। अब 8वें में क्या, ना तो वो मूल रूप से यहां रह रहे हैं और ना वो पाकिस्तान में है, फिर कहां है? वो दोनों ही कंट्री के बाहर हैं, विदेश में रह रहे लोगों की नागरिकता, तो ये 8 में आ जाएगा। 9 में क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप या नागरिकता अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि भारत एक एकल नागरिकता वाला देश है, तो उसकी नागरिकता को स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा।
10 में है, नागरिकता को पाने का या नागरिकता को त्यागने के जो भी प्रावधान हैं वो केवल और केवल कानून के आधार पर होंगे, अदर किसी भी प्रकार से नहीं होंगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और आर्टिकल 11 क्या कहता है? संसद नागरिकता के संबंध में समय समय पर कानून बनाती रहेगी। और संसद ने एक अधिनियम बनाया है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें कुल 6 बार संशोधन हो चुका है बच्चों। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, जिसको कहा गया है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। बाकी ये डेटा आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर ये डेटा अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें जो है हमारे टेलीग्राम चैनल उन्नति_IS_कानपुर, ये आप इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे हमें फॉलो करके ये PDF आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम बात करें नागरिकता पाने का तो कितने प्रकार से पा सकते हैं, तो पहली बात तो ये याद रखिए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार से नागरिकता पाने का अधिकार है। पहला आपके सामने आ रहा होगा, बाई बर्थ, जन्म से। ऐसे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है, जन्म के समय माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति नागरिक रहा है तो भैया उसको नागरिकता जन्म से ही मिल जाएगी। इस पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बस एक अपवाद है कि भैया वो विदेशी या शत्रु देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? बाई वंश के आधार पर, बाई डिसेंट्स के आधार पर है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके वंशज माता पिता में या फिर उनके और भी ऊपरी वंशज भारत के निवासी रहे हैं, ऐसे लोगों को भारत में वंशानुसार नागरिकता मिलेगी। लेकिन एक शर्त है कि जन्म के 1 साल के अंदर अंदर भारतीय दूतावास में बच्चे का पंजीकरण अनिवार्य है। यह बात आपको ध्यान में रख लेना है। तीसरा क्या है? पंजीकरण के माध्यम से भारतीय मूल के व्यक्ति जो नागरिकता कभी लिए थे भी भारत के नागरिक नहीं है, वो भारत में 7 साल रह करके रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, या भारतीयों के वो नाबालिग बच्चे जो जन्म के 1 साल के अंदर अपना पंजीकरण नहीं करा पाए, 18 साल की उम्र तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। या फिर वो महिलाएं जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हैं या करने वाली हैं, उन महिलाओं को भी पंजीकरण से हम नागरिकता प्रदान कर देंगे। चौथा सेक्शन है भैया आपका देशीकरण से। कौन सा है? देशीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप भारत में किसी और देश के नागरिक हैं, भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, तो 2 कंडीशंस आपको यहां पर अडॉप्ट करनी पड़ेंगी कि पिछले 14 सालों में 11 साल आप भारत में कुल मिला के रहे हो, पहली कंडीशन। और दूसरा, नागरिकता अप्लाई करने के समय से लगभग 1 साल पहले से लगातार आप भारत में निवास कर रहे हैं, लगातार 1 साल, मतलब कुल मिलाकर के 12 वर्ष आप भारत में रहे हो और आप देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। बस थोड़ी बहुत कंडीशन है यहाँ पर, जैसे भाषा वगैरह का ज्ञान यहाँ होना चाहिए। जो 22 अनुसूचियां हैं, 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उनमें से किसी भी एक भाषा का ज्ञानी आपको होना पड़ेगा। और लास्ट में है क्षेत्र के विलय से, बाई टेरिटरी। अगर किसी भी क्षेत्र का विलय ही हो जाए भारत में तो फिर भारत में सभी लोगों को, उस क्षेत्र के सभी लोगों को भारत की नागरिकता बाई डिफॉल्ट मिल जाएगी, या भारत के द्वारा उनको बाई डिफॉल्ट नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये 5 कंसर्न है आपके। इन 5 को हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके जस्ट अगली स्लाइड में। पहला ही सेक्शन क्या है भैया आपका? भारत में जन्म की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भारत में जन्म की बात कर रहा है। तो जन्म के लिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी व्यक्ति का केवल जन्म की बात कर ले, क्या बात कर ले? केवल जन्म की बात कर ले, तो 1 जुलाई 1987 के पहले अगर उसका भारत में केवल जन्म हो जा रहा है और दूसरी कोई शर्त नहीं है, भारत में जन्म हो रहा है, उसका वो भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन फिर तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं आ जा सकती थी भारत में, क्योंकि बहुत सारे विदेशी लोग भारत भ्रमण करने आते हैं। ऐसी कंडीशन में एक अमेंडमेंट किया गया 2004 में। वहां बोला गया कि 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 तक अगर कोई व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर नागरिकता लेना चाह रहा है तो उस समय एक अभिभावक का, कम से कम एक अभिभावक, माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ऐड की गई 3 दिसंबर 2004 के बाद कि भारत में जन्म हुआ हो,
एक व्यक्ति तो नागरिक हो, लेकिन दूसरा ऐसा नहीं है कि अवैध प्रवासी हो। अवैध प्रवासी का मतलब गलत तरीके से भारत आया हुआ हो। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो बाय बर्थ आप भारत की नागरिकता अडॉप्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी अगर आप बात करेंगे तो दूसरी है आपकी किसके आधार पर? विदेश में जन्म लिए बच्चे, जो बच्चे विदेश में जन्म लिए हैं और उनके माता पिता जो है भारतीय हैं, तो उनको नागरिकता मिल सकती है। तो पहले 1992 से पहले एक कंडीशन थी कि केवल पिता के आधार पर ही नागरिकता मिल सकती थी। मान लीजिए कोई दंपति है, उनके माता भारतीय हैं, पिता विदेशी हैं, तो इसके पहले उनको वंश के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लॉज है केवल पिता का नागरिक होना अनिवार्य है। वहीं दूसरी बात करें 1992 के बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया और लाया गया कि भैया माता और पिता दोनों में से कोई भी एक है, तब भी वंश के आधार पर हम नागरिकता दे देंगे। लेकिन ऐसे तो भैया बड़ी समस्या आ रही थी, तो एक काम और कर दिया गया। किया गया एडिशनल एक काम किया गया, इसमें बाद में ऐड किया गया कि जन्म के 1 वर्ष के अंदर माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति उस बच्चे का भारतीय दूतावास में पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराए, केवल तभी हम उसे भारत की नागरिकता दे सकते हैं वंश के आधार पे। इसके आधार पे? वंश के आधार पे। तो आपके दो सेक्शंस हो गए, एक बाई बर्थ हो गया और एक कौन सा हो गया? जन्म के या वंश के आधार पर हो गया। तीसरा है बच्चों आपका कौन सा? रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताया कि कम से कम 7 साल आपको निवास करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है? कि वो भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो, मतलब पुराना भारतीय नागरिक रहा हो, वर्तमान समय में वो नहीं है, तो पंजीकरण के माध्यम से 7 वर्ष में वो नागरिकता ले सकता है। भारतीय नागरिक का पत्नी या पति, मतलब कोई भारतीय नागरिक है, उनका उनकी पत्नी जो विवाह करने वाली है या हो चुका है, उनको मिल जाएगा। भारतीय नागरिकों के जो नाबालिग बच्चे हैं, है ना, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो बच्चे अगर चाहे तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता ले सकते हैं। ओसीआई कार्ड धारक, जो ओसीआई धारक है, कार्ड धारक है हमारे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी 7 साल रह करके भारत में नागरिकता ले सकते हैं। और पूर्व भारतीय नागरिक जो है वो भी ये काम कर सकते हैं। इतने लोग यहाँ पर जो है डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए है कि आपको 7 वर्ष भारत में निवास करना पड़ेगा, केवल तभी आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता ले सकते हैं। वहीं अगर आप आ जाएंगे देशीकरण, तो यहाँ पर आप कंडीशन क्या देखेंगे देशीकरण में? कि देशीकरण में भारत में पहली बात तो निवास होना चाहिए। तो कितना निवास होना चाहिए? 14 वर्ष में, लास्ट 14 वर्ष में 11 वर्ष कुल मिला करके, और अगला 1 साल लगातार आप रहेंगे और फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। भारत में रेसिडेंस हो, आपका कैरेक्टर गुड हो, किसी भी एक भाषा का आपके पास ज्ञान हो, और जो भी नागरिकता आपके पास अभी वर्तमान में है उस नागरिकता को आपको त्यागना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं? भारत में नागरिकता ले सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहले 14 वर्ष था, बाद में इसको गिरा करके कितना कर दिया गया? 11 वर्ष कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सीएए का अपवाद लिखा हुआ है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आएगा, उसमें जो आसपास के देश हैं, उनके जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, इन सबको 5 साल रह करके नागरिकता देने का प्रावधान भारत की संसद ने सीएए अधिनियम 2019 में किया है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप भारत की नागरिकता को छोड़ना चाहते हैं, भैया कैसे छोड़ सकते हैं? आप स्वयं से छोड़ सकते हैं, रिन्यूकेशन से आप छोड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। आप होम मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखेंगे और उसके बाद से आप अपनी नागरिकता का परित्याग कर सकते हैं बिना किसी जोर जबरदस्ती के। दूसरा क्या है? अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें तो आपकी नागरिकता, इंडिया की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी बिना किसी प्रकार के सेगमेंट के। तीसरा है, अगर सरकार खुद से आपको डिप्रिवेंशन कर दे या आपको सरकार खुद से वंचित कर दे, जैसे आपने युद्ध के समय शत्रु देश की क्या कर दी हो? मदद कर दी हो, या गलत डॉक्यूमेंट से या धोखाधड़ी से आपने नागरिकता प्राप्त की हो, या देशद्रोह आप पर लग जाए, या फिर आप लगातार जो है क्या करें? 7 साल भारत से बाहर रहें, इतनी कंडीशन में भारत सरकार के द्वारा आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है बिना किसी दबाव के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बच्चों हो जाएगा आपकी नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। बच्चों क्या हो जाएगा? आपकी नागरिकता की
समाप्ति। भैया क्या मतलब है यहाँ पर देख लीजिए, ओसीआई कार्ड धारक जिन्हें हम बोलते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिन्हें हम बोलते हैं ओसीआई कार्ड धारक, इनके लिए भैया कुछ लोगों के लिए क्या क्या दिया गया है वो आपको ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है। कौन कौन से आएंगे, तो पहले के जो इंडियंस हैं, मतलब पहले के जो नागरिक हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनको हम ओसीआई में रख सकते हैं, या उनके वंशज या जीवन साथी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दो कंट्री नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को हम ओसीआई कार्ड धारक दे सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स है, पहली बात तो आजन्म वीजा है, मतलब किसी प्रकार का आने जाने में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आराम से आ जा सकते हैं। दूसरा, पुलिस रिपोर्टिंग से क्या मिल जाएगी, आपको छूट मिल जाएगी। आप जब आते हैं कभी भी तो आपको हर बार रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि आप भारत आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं और किस समय तक आ रहे हैं। दूसरा है, एनआरआई के समान वित्तीय शैक्षिक अधिकार हैं आपके पास, सभी प्रकार के एजुकेशनल और फाइनेंशियल राइट्स हैं आपको जो एनआरआई को मिलते हैं। और तीसरा आपका आ जाएगा, किसी भी पेशे को आप अपना सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। और लास्ट में एक नोट करके पॉइंट लिखा गया है कि 2015 में जो पीआईओ है और ओसीआई है, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ये तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि क्या क्या है, उनको क्या क्या राइट्स नहीं मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वोटिंग राइट्स उनके पास नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, जब वोटिंग राइट्स नहीं है तो वो इलेक्शंस भी नहीं लड़ सकते हैं, नौकरी भी नहीं कर सकते यहां पर, और ना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर वो विराजमान हो सकते हैं। कौन से, ओसीआई जो कार्ड होल्डर्स हैं अपने, वो ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल 6 बार संशोधन हुआ है, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। ये सारे प्रावधान हुए हैं। थोड़े बहुत नियम बना दिए गए हैं, जैसे 86 में क्या किया गया था, नियमों को थोड़ा सा सख्त बना दिया गया था। और 1992 जो वंश के आधार पर नागरिकता है, केवल 1992 से पहले केवल पिता के आधार पर नागरिकता मिलती थी, वहां पर माता जी को भी ऐड किया गया, बिहाफ ऑफ द मदर, वंश के आधार पर आप नागरिकता ले सकते हैं। और वहीं 2003 की बात करें तो एनआरसी का प्रावधान किया गया, अवैध प्रवासी टर्म को डिफाइन किया गया। दो टर्म आपको 2003 से देखने को मिल जाएंगे। 2005 और 2015 में, 2005 में ओसीआई शुरू किया गया और 2015 में पीआईओ और ओसीआई दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया या विलय कर दिया गया। और 2019 में क्या है, सीएए आया था, जिसको लेकर पूरे भारत में कई जगह पर आंदोलन हुए थे। इसकी शुरुआत अपने कानपुर से ही हुई थी, इंटरनेट बंद कर दिया गया था, बहुत सारी चीजें एक ही साथ हो गई थी। तो आपको सीएए 2019 याद रखना है, जहां पर क्या प्रावधान है कि भैया जो आपके माइनॉरिटीज हैं, कौन से माइनॉरिटीज की आप बात कर रहे हैं, आपके पड़ोसी देश, कौन से पड़ोसी देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहां जो माइनॉरिटीज हैं, कौन माइनॉरिटीज होगा यहाँ पे, हिंदू समुदाय के लोग, बौद्ध समुदाय के लोग, जैन समुदाय के लोग, सिख समुदाय के लोग, इन लोगों को भारत में शरण देने की बात की गई। लेकिन एक कंडीशन है कि कम से कम 5 साल आपको यहां पर निवास करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, यहां पर नागरिकता ले सकते हैं। धर्म कौन से हैं, 6 धर्म आपको बता दिए गए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, क्योंकि यही सब रिलीजन है आपके माइनॉरिटीज। क्यों माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन तीनों में माइनॉरिटीज कौन से हैं, ये 6 समुदाय। बोला गया है 31/12/2014, 31/12/2014 के अगर पहले ये लोग आ गए हैं तो इनको भारत में अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, क्योंकि 31/12/2014 के पहले आए हैं तो 2019 तक 5 साल पूरे हो चुके हैं। इन सभी को बाय रजिस्ट्रेशन इनको क्या मिल जाएगा, नागरिकता प्रदान की जाएगी, ये हो जाएगा आपका सिटीजनशिप। ये आपको ध्यान में रखना है। बस एक चीज यहां पर आपको एक्सेप्शन के रूप में लिखना है कि 6वीं अनुसूची में जो भी आपको दिए गए हैं वो ओसीआई का उल्लंघन नहीं करते। सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं तो 2 टर्म्स आपको और पढ़नी पड़ेंगी, एक है आपका एनआरसी, आपने पढ़ा होगा एनआरसी, और एक है आपका एनपीआर। एनआरसी का तो बहुत पुराना मसला है, 1971 के टाइम पर है जब हमारा पाकिस्तान बना था। और एनआरसी केवल और केवल आसाम में है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जहां पर उन
अवैध लोगों को बाहर किए जाने की डिमांड उठती है जो अवैध रूप से असम के निवासी बने हैं। तो यहां पर है वैध नागरिकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसे हम एनआरसी कहेंगे, और यहां पर क्या है, अवैध लोगों को जो है बाहर कर दिया जाएगा। और 2019 में अपडेट की गई है, केवल और केवल कहां पर है, केवल आसाम में है। लेकिन जो एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये भैया पूरे भारत में किया गया है। सामान्य लोगों की एक लिस्ट बनाई जा रही है जिनके पास एटलीस्ट इंफॉर्मेशन होगी या उनके पास दस्तावेज होंगे भारत में नागरिकता के। कौन कौन शामिल है, विदेशी नागरिक भी शामिल होते हैं जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं अभी वर्तमान में, उनका भी डेटाबेस तैयार होगा। एनआरसी तैयार करने में आपको जो है चीजें अलग देखने को मिलेंगी और एनपीआर तैयार करने में आपको डेटा अलग देखने को मिलेगा। एनआरसी का सेगमेंट है, एनपीआर एक तरह से बेस के रूप में काम करेगा। किसके लिए, एनआरसी के लिए बेस के रूप में काम करेगा। इसके बाद ये आपका लगभग डेटा हो गया है कंप्लीट। और अभी आज का जो सेशन था आपका नागरिकता, छोटा ही टॉपिक था, बड़ा नहीं था, तो नागरिकता का सेशन आपका समाप्त हो चुका है। ये सेशन आपको कैसा लगा, आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट सेक्शन पर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जो डाउट है उस डाउट के सेगमेंट पर आप अपने प्रश्न को जरूर रखें कि ये क्लास कैसी लगी उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।